ऐसा है? सच में ऐसा है क्या? ओह, चलो हमने ये सोचा है कि आज हम हेलो एल्केन्स और हेलो एरेंस कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। और एक तुम लोग के पास ये जो बुकलेट यहाँ से मिली है उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस हैं, 50 हैं शायद। एक शीट तुम्हें सर अभी शेयर करेंगे, उसमें 50 क्वेश्चंस हैं, और एक और शीट हम भेजेंगे, तो टोटल 150 क्वेश्चंस होंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। नेक्स्ट टर्न पे तुम लोग क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस करके आना, एक टर्न या 2 टर्न जितना भी लगेगा, हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस ही करेंगे केवल। फिर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को वाइंड अप करेंगे और उसके बाद कभी भी हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टेस्ट ले लेंगे। समझ गए पैटर्न? कोई ऑब्जेक्शन, आपत्ति? कोई नहीं? तो तुम एक बार कंफर्म कर लो, अगर कोई नहीं आ रहा तो मैं फिर प्रॉपरली हेलो एल्केन्स, मैंने लास्ट टर्न पे इसीलिए धीरे किया था कि मुझे लगा शायद किसी रीजन से बच्चे नहीं आए हैं। पूछना चाहो तो पूछ लो, एक बार पूछ रहे हो? कुछ निकला नतीजा या शुरू करें? चलो ठीक है फिर, तो तुम दोनों आगे ही आ जाओ, फिर पीछे क्या कर रहे हो? हेलो एल्केन्स में क्या होता है, जहां पे एल्काइल हेलोजन ग्रुप, क्या हुआ? हेलो एल्केन्स, ठीक है, इन्हें ही हम क्या कहते हैं? एल्काइल हैलाइड। एल्काइल ग्रुप के साथ में हेलोजन होगा, ठीक है। और एराइल हैलाइड कौन से होते हैं? हेलो एरेंस, जहां पे कोई एरोमेटिक ग्रुप होगा। अगर कोई भी चेन लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब CH3Cl है या CH3CH2, ऐसा कुछ है, तो ये सब किस में आएंगे? एल्काइल हैलाइड में। जहां भी कहीं कोई एरोमेटिक सिस्टम है, रिंग लगी हुई है, उसके साथ में हैलोजन है, वो किस में आएंगे? एराइल हैलाइड्स में। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था एल्काइल हैलाइड्स और एराइल हैलाइड्स का। इसके बाद क्या डिस्कस किया था? कैसे सिंथेसिस, 3 रिएक्शंस की बात की थी। पहली कौन सी रिएक्शन थी? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। याद है कुछ तुम लोग को फ्री रेडिकल में क्या था? हाँ, होमोलिटिक। होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक क्लीवेज पता है? कोई बॉन्ड अगर होमोलिटिक क्लीव करेगा कि हेटेरोलिटिक क्लीव करेगा? देखो, जैसे मान लो ये कोई बॉन्ड है ए बी के बीच का या कार्बन कार्बन के बीच का, कुछ भी मान लो, ठीक है। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। कोवेलेंट बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा, 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर तो एक बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इस बॉन्ड के टूटने की 2 पॉसिबिलिटी हैं। एक पॉसिबिलिटी क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन इसे मिल जाए, एक इलेक्ट्रॉन इसे मिल जाए, क्या बन जाएगा? फ्री रेडिकल्स। इस तरह के क्लीवेज को क्या कहते हैं हम? होमोलिटिक क्लीवेज। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि क्लीवेज हो और दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स किसी एक कार्बन को मिल जाएं। मान लो इसे मिल गए, ठीक है, तो जिसने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। और जो इलेक्ट्रॉन देगा उसके ऊपर पॉजिटिव। तो ये क्या बन गए हमारे? कार्बोकेटायंस और कार्बन आयंस, और ये बन गए हमारे फ्री रेडिकल्स। तो पहली जो सिंथेसिस की मैकेनिज्म थी या रिएक्शन थी वो क्या थी? फ्री रेडिकल टाइप ऑफ रिएक्शन। अब किसी को याद है थोड़ा बहुत कि फ्री रेडिकल रिएक्शन में क्या था? कैसी थी फ्री रेडिकल रिएक्शन?
हमें क्या बनाना है इससे, एल्काइल हैलाइड बनाना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, फ्री रेडिकल जनरेट करेंगे। तो फ्री रेडिकल जनरेट करने के लिए पहले इसको ओपन करके लिख लेते हैं। अब यहां पर 3 हाइड्रोजन हैं, 1 2 और 3, इसको हमने ओपन करके लिख लिया अपनी कन्वीनियंस के लिए, ठीक है। ऐड क्या करने जा रहे हैं, Cl2 मतलब क्लोरीन और क्लोरीन। अभी हमने क्या पढ़ा, फ्री रेडिकल के लिए क्या करेंगे, होमोलिटिक क्लीवेज करेंगे, बॉन्ड को बीच से तोड़ेंगे और एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों को दे देंगे। एक काम करते हैं, ये वाला बॉन्ड तोड़ते हैं कार्बन और हाइड्रोजन का, और ये क्लोरीन का बॉन्ड तोड़ते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कितने फ्री रेडिकल जनरेट हुए। तो यहाँ पे क्या बना, CH3 CH2 C, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, CH2 और यहाँ पे फ्री रेडिकल प्लस एक फ्री रेडिकल किसका बन गया, हाइड्रोजन का, जो हाइड्रोजन यहाँ से अलग हुआ है। इसके बाद 2 फ्री रेडिकल कौन से बन गए, क्लोरीन और क्लोरीन। अब क्या करो, कंबाइन करा दो, इस H और Cl को एक साथ मिला दो, क्या निकल जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा, और जब ये दोनों कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा मेरे पास, एक एल्काइल हैलाइड बन गई, हो गया, प्रोडक्ट बन गया एल्काइल हैलाइड का। कैसी रिएक्शन थी, एक फ्री रेडिकल रिएक्शन थी। ऐसी रिएक्शन 3 स्टेप्स में कंप्लीट हो। क्या क्या थे स्टेप्स इनके, क्या क्या स्टेप्स थे इनके, याद है? पहला था इनिशिएशन। इनिशिएशन का मतलब फ्री रेडिकल बनने की प्रोसीजर शुरू होना। ये जहां से बॉन्ड टूट रहे हैं, ये स्टेप्स कौन से हैं, इनिशिएशन के स्टेप्स हैं। सेकेंड स्टेप होता है इसमें प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन का हिंदी में मतलब होता है चलते जाना। तो ये जो कंबाइन हो रहा है या ये जो रेडिकल्स बन रहे हैं, पॉसिबिलिटी क्या है, एक बार ये वाला बॉन्ड टूटा, एक पॉसिबिलिटी क्या थी कि ये वाला बॉन्ड टूटता कार्बन और हाइड्रोजन का, एक पॉसिबिलिटी थी कि ये बॉन्ड टूटता, इसी तरह से ये भी टूट सकते थे और ये भी टूट सकते थे। तो एक लंबी रिएक्शन, एक नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म हो सकते थे, ठीक है। तो वो पार्ट आएगा प्रोपोगेशन में। और टर्मिनेशन मतलब खत्म होना रिएक्शन का, जैसे ही प्रोडक्ट बन गया रिएक्शन रुक गई, फ्री रेडिकल्स कंबाइन कर गए, अब रिएक्शन में कोई भी फ्री रेडिकल अवेलेबल नहीं है, तो रिएक्शन इज टर्मिनेटेड। ये पहली सिंथेसिस थी कौन से टाइप ऑफ रिएक्शंस की वजह से, फ्री रेडिकल टाइप ऑफ रिएक्शंस की वजह से, ठीक है। अगर नोट नहीं करना है तो सिर्फ इतना लिख लो, हैलो एल्केन प्रिपरेशन मेथड्स, और फर्स्ट पॉइंट बना के लिख लो फ्री रेडिकल रिएक्शन, ताकि तुम्हें पता रहे कि दिस इज अ टाइप ऑफ सिंथेसिस। डिटेल जैसे लिखनी है लिखे, अगर किसी को नहीं लिखनी तो मैं इरेज कर दूं, इरेज कर दे, ठीक है। हाँ, इनमें से कोई भी हाइड्रोजन किसी भी हाइड्रोजन पे ऐड हो सकता है। प्रेफर करेगा ऐसे फ्री रेडिकल पे ऐड होना जहां पे उसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही होगी। देखो ठीक है। अब यहाँ पर तुम्हें पता है कि फ्री रेडिकल जनरेट करना है, कोई भी हाइड्रोजन टूट सकता है, फ्री रेडिकल जनरेट कर सकता है। अगर तुम्हें याद हो तो हम लोगों ने एक बात की थी फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी के बारे में, टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। कौन सा फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल था? टर्शरी, ठीक है। तो अब अगर हमें पता करना हो, तुम्हें जैसे ये पता है कि इसके साथ अगर क्लोरीन रिएक्शन करेगा तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ही रिएक्शन करेगा, लेकिन तुम्हारा डाउट ये है कि ये जो क्लोरीन, एक क्लोरीन तो H के साथ निकल के HCl बना लेगा, वो तो हटा दो, ठीक है। एक क्लोरीन जो बचा हुआ है वो इसमें अटैच होगा। कितनी पोजीशंस पॉसिबल हैं? हो सकता है यहाँ अटैच हो सकता है यहाँ अटैच हो सकता है यहाँ अटैच हो। अब ये और ये सेम पोजीशन है, इधर से लिखा जाए CH2Cl CH2CH3 या इधर से लिखा जाए, एक ही बात है दोनों, ठीक है। तो अब हमारे पास कितनी डिफरेंट पोजीशंस पॉसिबल है? 2, ठीक है। क्लोरीन वहां अटैच होगा जहां पर फ्री रेडिकल बनेगा, जो हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ेगा उसकी जगह जाके क्लोरीन लग जाएगा। अब 2 पॉसिबिलिटी है,
एक पॉसिबिलिटी है कि ये वाला हाइड्रोजन टूटे, फ्री रेडिकल बने, और एक पॉसिबिलिटी है कि यहां से हाइड्रोजन टूटे और फ्री रेडिकल बने। यहां से हाइड्रोजन टूटने पर जो फ्री रेडिकल बनेगा वो कैसा होगा, प्राइमरी या सेकेंडरी? प्राइमरी होगा। और यहां पर हाइड्रोजन निकलने पर जो फ्री रेडिकल बनेगा वो कैसा होगा, सेकेंडरी होगा। कौन सा फ्री रेडिकल दोनों में से ज्यादा स्टेबल है, सेकेंडरी। तो कौन सा फ्री रेडिकल बनेगा, सेकेंडरी। तो क्लोरीन कहां आकर अटैच होगा, बीच की पोजीशन पे, ठीक है। जब हमारे पास ऐसी कोई भी एक कंडीशन और हो सकती है कि मान लो तुम्हारा स्ट्रक्चर ऐसा कुछ हो कि जिसमें टर्शरी भी पॉसिबिलिटी जनरेट हो रही हो, उस कंडीशन में तुम क्या याद रखोगे, क्लोरीन वहां पर आके अटैच होगा जहां टर्शरी फ्री रेडिकल जनरेट हो रहा होगा, ठीक है। किसी और का कोई और क्वेश्चन? ये अच्छा क्वेश्चन था, अगर मतलब मुझसे खुद मिस हो जाता शायद अगर तुम लोग ना पूछते तो। और किसी को कोई सवाल जो इस रिएक्शन से आ रहा हो कि इससे और क्या पॉसिबिलिटी और क्या सवाल बन सकता है जो तुम्हें कंफ्यूज कर सकता हो? हो गया, चलो। पहली टाइप ऑफ रिएक्शन हो गई फ्री रेडिकल रिएक्शन। सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी थी जो हम लोगों ने डिस्कस की थी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप ऑफ रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की बात की थी हमने। क्या होते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स, क्या होते हैं न्यूक्लियोफाइल्स? क्या होते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स, क्या होते हैं न्यूक्लियोफाइल्स बेटा? नहीं, सेम सेम वो मत बताओ, सेम सेम बट डिफरेंट नहीं। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, सही बता रहा है। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं या इनको इलेक्ट्रोफाइल की ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। न्यूक्लियोफाइल स्पीशीज इलेक्ट्रॉन रिच होती हैं, ठीक है। अब तुम्हें ये नाम लिख लेना रिएक्शन के, अगर तुम्हें डिटेल्स नहीं भी लिखनी है तो भी। तो दूसरी टाइप ऑफ रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक तुम्हें समझ में आ गया क्या होता है। अब सेकेंड वर्ड पे जाएंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। रिएक्शंस अभी हम जब और इन डेप्थ पढ़ेंगे तो हम देखेंगे दो तरह की रिएक्शन होती है। एक होती है एडिशन टाइप ऑफ रिएक्शंस और दूसरी होती है सब्स्टिट्यूशन टाइप ऑफ रिएक्शंस। अब बताओ क्या होता है एडिशन टाइप ऑफ रिएक्शन और क्या होता है सब्स्टिट्यूशन टाइप ऑफ रिएक्शन? कुछ भी थोड़ा बहुत सोच के बताओ जो तुम्हें लग रहा हो कि तुम्हारे हिसाब से ये होगा सब्स्टिट्यूशन और ये होगा एडिशन। वैसे तो मैंने बताया था, तुम्हें तो पता होना चाहिए, लास्ट की क्लास में डिस्कस हुई थी ये बात, तो बताओ फिर। तुम बताओ और कुछ। किसी को कुछ और याद आ रहा हो उससे रिलेटेड? यही होता है, एडिशन में ऐड हो जाता है जो रिएजेंट अटैक कर रहा है, और सब्स्टिट्यूट में एक की जगह दूसरा आकर के सब्स्टिट्यूट हो जाता है, ठीक है। एक और टाइप की रिएक्शन होती है एलिमिनेशन टाइप ऑफ रिएक्शन, जिसमें सिर्फ एक प्रोडक्ट को एलिमिनेट कर दिया जाता है, ठीक है। अभी हम किस रिएक्शन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन होगा और किसका सब्स्टिट्यूशन होगा, एक इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है। जैसे फ्री रेडिकल रिएक्शंस मेनली एल्काइल हैलाइड प्रिपेयर करने के काम आती है, ये एक की पॉइंट है तुम्हारा कि जहां भी कहीं एल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन तुम देखोगे तुम्हारे ध्यान में आना चाहिए कि वहां पे हम कौन सा मैकेनिज्म लगा सकते हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के बेसिस पे प्रोडक्ट डिराइव कर सकते हैं। वैसे ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मेनली किसे प्रिपेयर करने के काम आता है, एराइल हैलाइड प्रिपेयर करने के काम आता है, ठीक है। रिएक्शन याद है किसी को जो बताई थी, एक रिएक्शन भी बताई थी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, मैकेनिज्म इसलिए मेरे ख्याल से नोट कर लेना चाहिए तुम्हें, क्योंकि जब क्वेश्चंस तुम लगाओगे तब तुम्हें मैकेनिज्म अगर नहीं पता है तो वहाँ पे क्वेश्चन याद करके तुम सॉल्व नहीं कर सकते,
ठीक है, इसलिए मैकेनिज्म तुम्हें पता होनी चाहिए कौन सा बॉन्ड टूटता है, कैसे बॉन्ड तोड़ना है, क्योंकि एवरी टाइम यू गेट अ न्यू क्वेश्चन एग्जामिनेशन। ठीक है, रेस्ट इज अप टू यू। ये क्या है, क्या है ये? एल्केन है कि एरेन है? एरेन है। क्या नाम है इसका? एनिलीन। और कोई? बस एनिलीन नाम है, मिथाइल एनिलीन नाम है। इसका क्या नाम है? डाइक्लोरो, क्लोरो तो है ही नहीं। अच्छा नाइट्रो, नाइट्रो ये होता है बेटा, ये NH2 है। नहीं, यू डोंट नीड टू बी सॉरी, ये नाइट्रो है, ये NH2 है। इसका नाम अगर एनिलीन है तो इसका नाम क्या है? आप बताओ ये क्या है? टोलुइन है। ठीक है, ऑक्सीजन, कंफ्यूजन है, मुझे लगा ऑक्सीजन कहाँ है। चलो वापस आते हैं अपनी रिएक्शन पे। क्या करने वाले थे हम? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करने वाले थे। ये मेरा रिएक्टेंट है, मेरे पास लैब में टोलुइन है। ठीक है, हमें इसका एक हैलो डेरिवेटिव बनाना है, हैलोजन डेरिवेटिव बनाना है। रिएक्शन किससे कराएंगे? X2 की जगह हम Cl2 ही ले रहे हैं। ठीक है, अभी तक तुमने दो तरह के बॉन्ड क्लीवेज पढ़े थे, एक पढ़ा था होमोलिसिस और एक पढ़ा था हेटेरोलिसिस। पढ़ा था होमोलिटिक क्लीवेज और एक था हेटेरोलिटिक क्लीवेज। फ्री रेडिकल्स जनरेट होते थे और फ्री रेडिकल्स क्या कर रहे हो? फ्री रेडिकल्स जनरेट होते थे और बॉन्ड ब्रेक करके कैटायन और एनायन बनता था। अब बताओ इस कंडीशन में, इस रिएक्शन में जहां तुम्हें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना है, वहां कौन सा टाइप ऑफ क्लीवेज होगा? होमोलिसिस या हेटेरोलिसिस? होमो होगा, होमो होगा। ठीक है, अब हमें बताने दो। एक बार होमोलिसिस कराते हैं, जितने लोगों को लगता है कि होमोलिसिस होगा, और नेक्स्ट टाइम हेटेरोलिसिस कराते हैं। आगे देख लो, होमोलिसिस कराने से हमको क्या मिलेगा? फ्री रेडिकल्स। हेटेरोलिसिस कराने से आयंस मिलेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अगर कराना है तो हमें यहाँ पे फ्री रेडिकल की जरूरत है या आयन की जरूरत है? आयन की। तो कौन सी क्लीवेज होनी चाहिए? हेटेरोलिसिस। ठीक है, थोड़ा ऊंचे स्वर में बोला करो ताकि मेरी समझ में आए। मेरे हाँ तुम सही बता रहे थे, तुम सही बताते हो। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल बनाना है। इलेक्ट्रोफाइल बनाने के लिए, इससे इलेक्ट्रोफाइल बनाना इजी है हमारे लिए। क्या करेंगे? क्लोरीन का स्ट्रक्चर, बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करके दिखा देंगे। अब जिस क्लोरीन ने ले लिया इलेक्ट्रॉन वो क्लोराइड हो गया, जिस क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया वो Cl+, उसे हम बोलते हैं क्लोरोनियम आयन। ठीक है, तो एक मिल गया हमें इलेक्ट्रोफाइल और एक मिल गया हमें न्यूक्लियोफाइल। जितनी भी बेसिक केमिस्ट्री तुमने पढ़ रखी है, तुम्हें ये पता है कि कोई भी स्पीशीज जो जनरेट हुई है वो वेस्ट नहीं जाएगी, साइड प्रोडक्ट बनाएगी कुछ ना कुछ। ठीक है, और तुम्हें ये भी समझ आ रहा होगा इस स्ट्रक्चर को देख करके कि प्रोडक्ट बनने के बाद ये Cl किस में कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारे ख्याल से? रिएक्शन के बाद तुम्हारे हिसाब से ये Cl, भाई ये तो इलेक्ट्रोफाइल है, इसके बारे में तो पता है हमको कि ये बेंजीन में जाकर के कहीं अटैच होगा और प्रोडक्ट देगा। ठीक है, इसका क्या होगा? इस Cl का क्या होगा तुम्हारे हिसाब से? हाँ, प्रोडक्ट बनाएगा। बताओ कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा? HCl बनाएगा। वेरी गुड। ठीक है, अब अगर ये HCl, इस Cl- को HCl बनाना है तो इसे सिर्फ किसकी कमी है? क्या चाहिए इसे? हाइड्रोजन चाहिए। किस फॉर्म में चाहिए हाइड्रोजन? प्लस माइनस न्यूट्रल? प्लस के पक्का? पक्का प्लस के फॉर्म में H अगर इसे मिल जाएगा तो H+ और Cl- मिलके HCl बना लेंगे। ये प्लस इसे कहाँ से मिलेगा? H+ कहाँ से मिलेगा इसको? रिएक्टेंट से मिलेगा। ठीक है,
अब चलते हैं वापस रिएक्टेंट की तरफ। ये सारी समस्याएं सुलझ गई? जिस स्टेप पर भी ना समझ में आए प्लीज पूछ लेना, रोक देना। यहां से हम क्या करेंगे, जो सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट का हाइड्रोजन नहीं रिमूव करेंगे। ठीक है, मैं तुम में से एक को बाहर भेज के बुलवा दूं क्या? मैसेज कन्वे जाओ, तुम ही करके आओ कन्वे, तुम्हारी मन लग रहा है यही जो तुम देख रहे हो। हाँ, उन्हें यही बोलना कि वो प्ले हो रहा है और मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस वापस आ जाओ, ये जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है CH3, क्या हम इसका हाइड्रोजन रिमूव करेंगे या हम यहाँ जो बेंजीन रिंग पे हाइड्रोजन लगे हैं इन हाइड्रोजन रिमूव करेंगे? एज पर योर अंडरस्टैंडिंग क्या होना चाहिए? वेरी गुड। तो यहां से जो H निकलेगा वो किस फॉर्म में निकलेगा? प्लस के फॉर्म में निकलेगा। ठीक है, यहां से प्लस निकल गया तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया? हाँ, नेगेटिव चार्ज आ गया। इसी नेगेटिव पे आके क्या अटैच हो जाएगा? क्लोरीन अटैच हो जाएगा। क्या मिल जाएगा हमें? क्या हुआ बेटा? पॉजिटिव लगा है, पॉजिटिव वाला लगेगा ना, नेगेटिव साइड यहाँ पे जनरेट हुई है ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव Cl ही तो लगाया है। नेगेटिव Cl ही तो ये जो H प्लस रिमूव हुआ था इसको लेकर के HCl बना के अलग हो गया ना। ठीक है, अब एक बात याद रखना, ये जो CH3 लगा हुआ है बेंजीन के ऊपर, ये होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। मतलब ये जो CH3 है ये आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को या तो ऑर्थो पे जगह देगा, ऑर्थो पोजीशन पता है? हाँ, वही वाली ऑर्थो मेटा पैरा वाली। अगर बेंजीन में कहीं भी पहले से एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हो तो उसके जस्ट बगल की पोजीशंस क्या होती हैं? ऑर्थो, उसके बगल वाली मेटा और जस्ट ऑपोजिट वाली पैरा होती हैं। ठीक है, तो अगर कहीं भी CH3 ग्रुप लगा होगा तो इनकमिंग ग्रुप यानी आने वाले अटैकिंग रिएजेंट को या तो ऑर्थो पोजीशन देगा या पैरा पोजीशन देगा। तो ये जो CH3Cl बना हुआ है ये ऑर्थो डेरिवेटिव है, मेटा डेरिवेटिव है या पैरा डेरिवेटिव है? ऑर्थो डेरिवेटिव है। इसी के साथ और कौन सा प्रोडक्ट बन सकता है? मेटा उसका नेचर नहीं होता। CH3 जब रेजोनेंस में आता है, इलेक्ट्रॉन्स लेता है, तो मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जनरेट नहीं करता। ठीक है, हमेशा कोई भी ग्रुप या तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। ठीक है, जितने भी यूजुअली विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं जिनका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होता है, मोस्टली वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। ठीक है, क्या वो बेटा? नहीं, तीनों एक साथ नहीं हो सकते। ऑर्थो पैरा ग्रुप होगा या फिर मेटा ग्रुप होगा। एंड दिस इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन। जो इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज कराते हैं ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बेसिस पे ये बात समझते हैं। तो यहाँ पर ऑर्थो प्रोडक्ट मिलेगा और पैरा प्रोडक्ट मिलेगा। चाहे तो इस रिएक्शन इतना और एरो बनाकर इतना एक सिंगल लाइन में लिख लो जहां तुमने लिखी है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब मुझे बताओ ऑर्थो, मेटा और पैरा, इसमें स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड की? लिख लो। ऑर्थो, मेटा और पैरा में डिसाइड कर सकते हैं या यही रिएक्शन करा दी जो रिएक्शन तुमको अभी दिखाई है टोलुइन की क्लोरीन के साथ। ठीक है, अब ये रिएक्शन कराने के बाद हमें प्रोडक्ट क्या मिला लैब में? एक ऑर्थो डेरिवेटिव मिला, एक पैरा डेरिवेटिव मिला, तो हमें मिक्सचर मिला। हम चाहते हैं प्योर करना, अलग करना, दोनों को सेपरेट कर दें। कैसे सेपरेट कर सकते हैं? सेपरेट करना। ये मिक्सचर मिल गया तुम्हें, तुमने रिएक्शन कराई, तुम्हें मिक्सचर मिला, एक ऑर्थो क्लोरो मिला और एक पैरा क्लोरो मिला। कैसे अलग करोगे इन्हें?
और क्यों अलग हो जाएंगे तुम्हारे हिसाब से? अगर जैसे उसने बोला कि स्टीम डिस्टिलेशन से हम अलग कर देंगे, तो तुम्हें क्यों लगता है कि स्टीम डिस्टिलेशन कराने से ये दोनों प्रोडक्ट्स अलग हो जाएंगे? बताओ सोच समझ के। हाँ, स्टीम डिस्टिलेशन से अलग होंगे, क्यों अलग होंगे ये मुझे बताओ। अच्छा, मेरे सवाल क्या है ये समझ में नहीं है? क्योंकि वही सही है। तो क्यों सही है? साइंस पढ़ रहे हो ना तुम, कि हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, कि बस वो हुआ तो वो सही है? चलो देखो, तुम लैब गए, ठीक है, तुम्हें टॉलुइन दिया मैंने और क्लोरीन दिया और तुमसे बोला कि रिएक्शन कराओ। तुमने रिएक्शन कराई, रिएक्शन कराने के बाद तुम्हें जो कंपाउंड मिला, प्रोडक्ट जो तुम्हें मिला, प्रोडक्ट क्या था? एक मिक्सचर था। उसमें थोड़ा कंटेंट ऑर्थो का भी था, थोड़ा कंटेंट पैरा का भी था। अब तुमसे हम कह रहे हैं कि इस मिक्सचर को प्योरीफाई करके लाओ, या तो ऑर्थो ले आओ या मेरे पास सिर्फ पैरा ले आओ। तो तुम क्या करोगे, कैसे प्योरीफाई करोगे? बताओ भाई। ऑर्थो मेटापेरा की स्टेबिलिटी का कुछ अंदाजा है? कौन स्टेबल होता है, क्यों स्टेबल होता है, कैसे स्टेबिलिटी चेक करते हैं? पहला और आखिरी? पैरा ज्यादा स्टेबल है क्योंकि सिमेट्रिक है। गुड। और किसी के पास कोई जवाब? अब तुम ये मत कहना कि वो स्टेबल है तो है। किसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी? तुम बताओ, थर्ड वाले की किसकी ज्यादा होगी? ऑर्थो की, मेटा की या पैरा की? क्यों ज्यादा होगी पैरा की स्टेबिलिटी? इसे भी हटा दे, अगर हम एक ग्रुप ही लगा दें एज इट इज जो लगा हुआ था, जिसको लेकर के हमने सारी बात शुरू की थी। कौन से ग्रुप से बात कर रहे थे हम? CH3Cl ना? बताओ, पैरा की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा क्यों होगी? सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, एक तरफ एक ग्रुप लगा है, एक तरफ एक ग्रुप लगा है। सिमेट्री, ठीक है। यहां से अगर हम रिंग को कट करना चाहें तो रिंग हाफ में डिवाइड हो जाएगी, एक पोर्शन को एक ग्रुप मिल जाएगा, दूसरे पोर्शन को दूसरा ग्रुप मिल जाएगा, ठीक है। तो पैरा की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। क्या रीजन है इसके? पहला रीजन है हाई सिमेट्रिकल। दूसरा रीजन क्या है? और क्या रीजन हो सकता है सिमेट्री के अलावा? स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम होता है। CH3 एल्काइल अपने आप में एक बल्की ग्रुप है, ठीक है। क्लोरीन भी एक बल्की ग्रुप है। दोनों सबसे दूर फारदेस्ट डिस्टेंस पर प्लेस्ड हैं, एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? लीस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस। तो ये दो बातें तुम नोट कर सकते हो कि कहीं भी पैरा की स्टेबिलिटी, पैरा आइसोमर्स आर हाईली स्टेबल ड्यू टू हाई सिमेट्री एंड लीस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस। यार इसने कैसे किया था भाई तुमने कलर? ब्लैक कलर, ठीक है, यही सही लगता है लिखने में। पैरा के बाद अभी मेरे पास दो स्ट्रक्चर और बचे, ऑर्थो और मेटा। इनमें से किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और क्यों? उसकी किसकी? इसकी किसकी? ऑर्थो की या मेटा की?
इसकी उसकी क्या होता है? मेटा की। तुम बताओ स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, ऑर्थो या मेटा? मेटा। मेटा। तुम तो सबके साथ ही जाते हो, जो भी पैनल का विचार है मेरा भी वही विचार है। मेटा की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी या ऑर्थो की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी? बॉन्डिंग चैप्टर किस किसने पढ़ा है? सबने पढ़ा है। कौन सी बॉन्डिंग? केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, एनसीईआरटी। सबने पढ़ा है। जब एग्जाम देने जाना तो बताना वहाँ पे कि 11th का सिलेबस नहीं आता है, लिख देना उसमें ही। स्टेबिलिटी इज ऑल्सो गवर्न्ड बाय अ फैक्टर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पढ़िए ये चीज, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबिलिटी का क्या नाता है? डायरेक्ट रिलेशन है या इनवर्स रिलेशन है? बताओ कौन सा साइन लगाएं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल? आधे इनवर्सली आधे डायरेक्टली। तुम बताओ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो तुम लोग एक ये पॉइंट भी लिख लो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ठीक। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किन के बीच बनती है? हाइड्रोजन बॉन्ड की एक कंडीशन होती है, कहाँ बनता है? जैसे हमें पता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है जब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूरा चला जाए, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। वैसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनता है? व्हाट इज द कंडीशन फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग? बताओ बालकों, कब बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड? हाइड्रोजन और कार्बन के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड अच्छा बनेगा या ऑक्सीजन के बीच या फ्लोरीन के बीच या आयोडीन के बीच? बताओ। हाइड्रोजन और कार्बन के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ सबसे अच्छा बनेगा? पहले वाले में, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच कहाँ बनेगा सबसे अच्छा? अरे कुछ तो बताओ, 4 ऑप्शन है, एक लगा के आना एग्जाम में। ऑक्सीजन के बीच। ठीक। ऑक्सीजन और कार्बन के बीच? और है नहीं बेटा ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन। ठीक है, तो चूज वन। पहला वाला, पहला वाला। कार्बन हाइड्रोजन के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। अद्भुत। हाइड्रोजन बॉन्ड है जब हाइड्रोजन किसी एक के साथ बॉन्ड बना रहा हो। एक लाइन लिखो, हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर बॉन्ड्स formed between hydrogen and an electronegative atom. An electronegative atom. एक और लाइन लिख लो इसी के नीचे, हाइड्रोजन बॉन्ड से ही रिलेटेड है। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, strength of hydrogen bond is proportional to, proportional का साइन लगा देना, लिखना मत बैठ जाना। strength of hydrogen bond proportional to electronegativity of attached atom. ये जो ब्लैक से लिखा हुआ है ये ऑर्डर पहले लिख लो पूरा, सारे एलिमेंट्स पहचान पा रहे हो? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, कार्बन और हाइड्रोजन। ठीक है, पहले ये ऑर्डर लिखो, इसके नीचे ब्रैकेट में लिख लो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ग्रेटर मतलब वो हाइड्रोजन बॉन्ड उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ओ जी का लिखा है, अच्छा कार्बन है वो भाई। जी से तो कुछ होता भी नहीं है, तो तुम्हें इतना सा तो कॉमन सेंस लगा लेना चाहिए थे।
याद रह पाएगा ये सीक्वेंस? कोशिश याद कर लेना। मुझे सिखाओ तो तुम कैसे कलर चेंज करते हो? ऐसे ही चेंज हो जाएगा? नहीं, मुझे डिलीट नहीं करना, जो करना है मुझे उतना ही बताओ। ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू। चलो ये ट्रिक याद कर लो तुम लोग। फोन फॉर FON, ठीक है? It doesn't make any sense, but it is just for remembering things. अब जैसे याद करना है, इसका जो निमोनिक तुम क्रिएट कर सकते हो कर लो, मैंने सिंपली ऐसे ही याद कर रखा है इसे, ठीक है? ये होगा स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर H का बॉन्ड कहीं ऑक्सीजन के साथ बना है और कहीं नाइट्रोजन के साथ बना है, तो कंपाउंड कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा ये डिसाइड करेंगे हम इस सीरीज से, कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑक्सीजन के साथ है तो ज़्यादा स्टेबल है, नाइट्रोजन के साथ है तो कम स्टेबल है, ठीक है? सुलझ गई समस्या? अब वापस आते हैं, ऑर्थो और मेटा में से क्या बात कर रहे थे? स्टेबल कौन ज़्यादा है और कौन कम है। चलो मैं ट्राई करती हूँ तुम्हारी ट्रिक। शाबाश, बताओ कौन ज़्यादा स्टेबल है और कौन कम स्टेबल है? ऑर्थो या फिर मेटा? बताओ बच्चों, क्या जवाब दिया तुम लोगों ने? तो दे भी चुके हो ना जवाब। मेटा ज़्यादा स्टेबल है? मेटा, वेरी गुड। क्यों मेटा ज़्यादा स्टेबल है, क्यों ऑर्थो ज़्यादा स्टेबल है? जो पहले वाले में सिमेट्री वाला रीज़न था, ठीक है। तुम्हारा रीज़न क्या है ऑर्थो का? अच्छा, थोड़ा दूर है तो हिंड्रेंस कम होगी, वेरी गुड। ऑर्थो का क्या रीज़न है? अगर किसी का ऑर्थो है और ज़बरदस्ती ऑर्थो है कि उसका गलत होगा तो मेरा सही होगा, मेरा गलत होगा किसी ना किसी का भला हो जाएगा, बताओ भाई क्यों है ऑर्थो? अगर ऑर्थो है तुम्हारा जवाब, तो ऑर्थो है भी जवाब कि नहीं है? क्यों? ऐसा थोड़ी ना उसने बोला है तो ऑर्थो, कुछ रीज़न होगा ना, बताओ तुम साइंटिस्ट, क्यों है ऑर्थो? अभी अभी मैंने जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात की है, यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो इस Cl के साथ बॉन्ड नहीं बना लेगा, नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोमिनेट कर जाएगी, उस H को Cl बहुत पास में मिल रहा है तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोमिनेट कर जाएगी। अब अगर मैं तीनों के स्ट्रक्चर लिख के तुम्हें दिखाऊं, और अब मैं तुमसे कहूँ कि इस स्टेबिलिटी को हम कुछ फैक्टर्स पे जज करेंगे, जिसमें से पहला फैक्टर होगा मेरा स्टेरिक हिंड्रेंस, जिसमें हिंड्रेंस है सबसे ज़्यादा स्टेबल, सबसे पहले उसको मान लो। तो तुम किसे कहोगे कि सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा? पैरा, क्योंकि सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस वहाँ पर है। अब स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर हट गया तो पैरा हमारे ऑप्शन से हट गया। अब हमें ऑर्थो और मेटा जज करना है, ठीक है? इन्हें जज करने के लिए स्टेरिक हिंड्रेंस का कॉन्सेप्ट हम नहीं यूज़ करेंगे, तब हम कौन सा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, ठीक है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पे हो रही? तुम्हारा एंटरटेनमेंट मीडिया ही चला गया। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ हो रही है, ऑर्थो या मेटा? कहाँ हो रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग? ऑर्थो पे। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या निकल के आया लास्ट में? क्यों एक ही फैक्टर पे करेंगे कंपैरिजन? हम अगर ऐसे की बात नहीं होती बेटा, तुमने सबसे पहले देखा कि सबसे पहला गवर्निंग फैक्टर होना चाहिए स्टेरिक हिंड्रेंस, जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम है वो हाईली स्टेबल हो गया, तुमने उसे हटा दिया, तुमने सेलेक्ट आउट कर लिया कि ठीक है पैरा मेरा सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। अब मेरे पास ऑर्थो और मेटा बचे हैं, तुम कह सकते हो कि ऑर्थो में स्टेरिक हिंड्रेंस लगना चाहिए, ठीक है? रिपेल करेगा, अगर स्टेरिक हिंड्रेंस आ रहा है तो इसका मतलब है कि दोनों बल्कि ग्रुप साथ नहीं रहना चाह रहे हैं ना, ठीक है? वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे,
लेकिन उन्हें रिपेल करने का रीजन नहीं मिल रहा है, वो उल्टा क्या कर रहे हैं, साथ आ जा रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं। जब हाइड्रोजन को अपने पसंद का इंसान मिल गया, क्लोरीन मिल गया, तो वो रिपेल करेगा या वो उसके साथ आना चाहेगा? तो यहाँ पे रिपल्शन होना चाहिए, आइडियली होनी चाहिए रिपल्शन, लेकिन रिपल्शन नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, बॉन्डिंग हो जा रही है, वो भी वीक कोवेलेंट या आयनिक टाइप ऑफ बॉन्डिंग नहीं हो रही, एक अच्छी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो रही है। कौन सा टाइप ऑफ बॉन्ड बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑर्थो आइसोमर बिकम्स मोर स्टेबल देन मेटा आइसोमर। तो मोस्टली जितने जहां भी ऑर्थो मेटा पैरा एग्जिस्ट करता है, मोस्टली स्टेबिलिटी यही ऑर्डर होता है, पैरा फिर ऑर्थो और फिर मेटा। कोई समस्या? कोटा फैक्ट्री किस किसने देखी है? देखी है तुमने? क्या सीखा तुमने वहां से केमिस्ट्री के बारे में? केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ एक्सेप्शंस, ठीक है, होना चाहिए और होता है, इनके बीच में बहुत दूरी होती है। आइडियल गैसेस रियल गैसेस पढ़ी है? ये मत कह देना कि नहीं पढ़ी है, पढ़ी है ना? तो आइडियल गैस एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है? विनीत, आइडियल गैस एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है? नहीं करती है, ठीक है। तो आइडियल कुछ भी नहीं होता है। ये लिखना है या डिलीट कर दूं, मतलब इरेज कर दूं? हो गया? चलो, दो तरह की सिंथेसिस देख ली हम लोगों ने, फ्री रेडिकल और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इन दोनों में कोई भी डाउट चाहो तो रिविजिट कर लो, देख लो, कुछ भी पूछना है तो पूछ लो। नेक्स्ट टर्न की नोटिस आपस में भी रख लेना और सर्कुलेट भी कर देना अगर दोस्त यारों से बात हो तो। अगर ये चैप्टर आज कंप्लीट हो गया तो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करेंगे। लगा कर आना सवाल। हाँ, फ्लोरीन का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? पूरी पीरियोडिक टेबल जब हम पढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? फ्लोरीन है। और एक लाइन ऊपर मैंने लिखवाई भी होगी, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अटैच्ड एटम। ठीक है, और बताओ, और किसी को कुछ पूछना? तुम्हें कुछ पूछना? सब समझ में आया या कुछ भी नहीं समझ में आया? आ गया। इसके बाद कौन सी रिएक्शन देखेंगे? याद है किसी को सैंडमेयर्स रिएक्शन? क्या थी सैंडमेयर्स रिएक्शन? एक चीज मैंने पहले भी बोली है, नेम्ड रिएक्शंस अच्छे से याद कर लेना, उसमें कहीं भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, कई बार क्वेश्चन ऐसे फ्रेम हो सकता है कि पिक आउट द कैटलिस्ट यूज्ड इन सैंडमेयर्स रिएक्शन, तो तुम्हें सैंडमेयर्स रिएक्शन अच्छे से याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए कौन सा कैटलिस्ट लगता है कौन सा नहीं लगता है। ठीक है, मान लो मैंने स्ट्रक्चर बनाया और एक रिएक्शन लिख के दे दी और सिंपल तुमसे क्वेश्चन पूछ लिया विच रिएक्शन इज दिस, तो अगर तुम्हें यही याद है कि ये रिएजेंट कौन सी रिएक्शन में इस्तेमाल होता है तो तुम्हारा काफ़ी टाइम बच जाएगा, तुम्हें रिएक्शन कराने की और उतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो, तो ये होती है सैंडमेयर्स रिएक्शन। करें शुरू? क्या नाम है इसका रिएजेंट का? क्या ढूंढ रहे हो मुझसे पूछो, अभी मैं हूँ। कुछ पूछना है? क्या हुआ है? क्या नाम है इसका? कुछ कैसे नहीं, अमाइन है। कहीं भी जहाँ NH2 लगा है वो अमाइन होगा, एल्काइल अमाइन, अराइल अमाइन। ठीक, उसका क्या नाम है अलग से स्पेसिफिक? कौन? क्या लीन? क्या बोला? टॉलुइन। अभी क्या बताया था? आपस में क्यों बताते हो, हमें बताओ, हम पूछ रहे हैं ना। क्या नाम है इसका? एनिलीन। हमें बताया करो, कहीं कॉपी के ऊपर ऊपर ही दोनों स्ट्रक्चर बन के इनका नाम लिख लो। कभी क्वेश्चन आ गया ना एग्जाम में, व्हेन एनिलीन रिएक्ट्स विद दिस, तो फिर हो गया एग्जाम खत्म क्वेश्चन, फिर तो एनिलीन ही नहीं पता क्या होता है।
एनिलीन की रिएक्शन, फिर से क्या जानना है पूछो मुझसे, बताओ क्या ढूंढ रहे हो? हाँ क्यों नहीं ले सकते एनिलीन? नेम्ड रिएक्शन का मतलब होता है स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे NH2 की जगह प्रेफर एनिलीन, नेम्ड रिएक्शन मतलब स्पेसिफिक रिएजेंट इज यूज्ड, स्पेसिफिक कैटलिस्ट इज यूज्ड, ठीक है। तो सैंडमेयर्स रिएक्शन में एनिलीन की रिएक्शन करा रहे हैं किससे? NaOH2 और HCl से। क्या मिलेगा इससे हमें? डाइजोनियम सॉल्ट मिलेगा, डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक। अब इसकी रिएक्शन किससे करा देंगे? ठीक है, ये X यही वाला X होगा जो वहां पे इस्तेमाल हुआ है। तो इस केस में क्या होगा? क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा? ठीक है, इजी सी रिएक्शन है सैंडमेयर्स रिएक्शन। नोट करना चाहो नोट कर लो, नहीं नोट करना चाहो मत नोट करो, एज यू विश। ये तीसरी रिएक्शन थी। सैंडमेयर्स नोट कर लेना तब बताना। हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन्स मतलब कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, ठीक है। ये हुआ एल्कीन। अब इसके साथ क्या बनाना है हमें? हेलो एल्केन बनाना है। दो तरह से ले सकते हैं। एक बार पॉसिबिलिटी है कि रिएक्शन हम HX के साथ कराएं। HX मतलब HCl, HBr, HF, HI, ठीक है। थोड़ा तेज बोलो और हमसे बोलो। वो बात घूम के मेरे पास आएगी, इससे अच्छा डायरेक्ट मेरे पास आ जाए। तुम उससे कहोगे, वो हमसे कहेगा। तो वो जो बातें होती हैं वो आप क्लास के बाहर कर सकते। तो इसी से आप नोट करके रखिए और बाद में बैठिए फुर्सत से अकेले में, तन्हाई में, और एक दूसरे से बताइए, ठीक है। तब तक हम करें अपना। धन्यवाद। तो एक रिएक्शन पॉसिबल है कि हम HX के साथ करें, ठीक है। HX का मतलब क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? HCl, HBr, HF या HI, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? हैलोजन किस फॉर्म में और इस्तेमाल हो सकता है? X2 के फॉर्म में। X2 मतलब जो नॉर्मली हम पढ़ते हैं, Cl2, Br2, I2, F2, ठीक है। दोनों ही कंडीशंस में हमें क्या मिलेगा? हेलो एल्केन मिलेगा। अब देखो तुम्हारे हिसाब से ये रिएक्शन कैसे होनी चाहिए? होमोलिसिस या हेटेरोलिसिस, कोई भी रिएक्शन होने के यही दो रास्ते हैं, या तो बॉन्ड यूनिफॉर्मली ब्रेक होगा फ्री रेडिकल के थ्रू या आयंस के थ्रू। बहुत बढ़िया, शाबाश। होमो के थ्रू कैसे होगा? तो तुम अंधे में बोल दिया तुमने। हेटेरो के थ्रू होगा। जो डबल बॉन्ड है वो क्या होगा? ब्रेक करेगा। ये वाला डबल, ये पहला जो पाई बॉन्ड है ये ब्रेक करेगा। ब्रेक करने के बाद अब यहाँ पे क्या बचा? केवल एक सिंगल बॉन्ड बचा। डबल बॉन्ड का पाई बॉन्ड ब्रेक कर चुका है। इसकी ब्रेकिंग के बाद एक कार्बन पे कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव, और दूसरे कार्बन पे नेगेटिव, ठीक है। यही जो बना है यही इस्तेमाल होगा यहां पर भी और यही इस्तेमाल होगा वहां पर भी। HX के केस में क्या होगा? ये बॉन्ड टूटेगा तो किसे पॉजिटिव मिलेगा, किसे नेगेटिव मिलेगा? H को पॉजिटिव, X को
यही सब डिस्कस करते हो। X को नेगेटिव, H को पॉजिटिव, ठीक है। इंटरमीडिएट ऊपर जो बना था वो दिख रहा है तुम्हें, यहाँ पे लाके पॉजिटिव पे क्या लगा दो, X लगा दो, नेगेटिव पे H लगा दो, बन गया हेलो एल्केन। सिमिलरली यहाँ भी यही करो, जैसे हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में किया था, एक क्लोरीन को पॉजिटिव कर दिया था, दूसरे क्लोरीन को नेगेटिव कर दिया था, वैसे ही यहाँ भी करेंगे, ठीक है। दिख रहा है क्या फर्क है? अगर HX इस्तेमाल होगा मोनो हेलो एल्केन मिलेगा। मोनो हेलो एल्केन का मतलब, वेरी गुड, एक हेलोजन लगा है। और अगर X2 इस्तेमाल होगा तो क्या मिलेगा? सही बोलते हो, डाई हेलो एल्केन मिलेगा। ठीक है, अब इसमें से जो कुछ भी तुम्हें वर्थ नोटेबल लगे नोट कर लो, कुछ ना लगे तो बताओ, मैं इरेज करूं, आगे चलूं। ये तो बड़ा टाइम टेकिंग है, यही सही है, घंटा ना इरेज हो रहा। चलो, 4 रिएक्शंस की, कौन कौन सी? ये मैं इरेज कर दूं, कर दे इरेज? कौन कौन सी रिएक्शंस की हमने? हाँ, क्या? कौन कौन सी रिएक्शन की? हाँ, एल्कीन, हाँ, फ्री रेडिकल और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। 4 रिएक्शंस हो गई। अब इसके बाद 5वीं रिएक्शन होगी फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन, एक रिएक्शन है फिंकलस्टीन और दूसरी रिएक्शन है स्वार्ट्स रिएक्शन, ठीक है। दोनों की खासियत क्या है, दोनों कैसी रिएक्शंस हैं? वेरी गुड, हैलोजन एक्सचेंज टाइप ऑफ रिएक्शन। क्या मतलब हुआ हैलोजन एक्सचेंज का? वेरी गुड। फिंकलस्टीन में क्या खासियत है, क्या है फिंकलस्टीन रिएक्शन? क्या बनेगा प्रोडक्ट? हाँ, अरे एसीटोन रिएजेंट है, हाँ, और RI, वेरी गुड। अगर तुम्हें कहीं भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन है, इसको लिखना चाहो लिख लो, बस इतना ही है फिंकलस्टीन में जो भी है। अगर तुम्हें कभी भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए फिंकलस्टीन कैसे आइडेंटिफाई करोगे? ठीक है, कैसे आइडेंटिफाई करोगे? ठीक है, आयोडीन से। फिंकलस्टीन, फिंकलस्टीन का जो आई है वो आयोडीन रिएजेंट, कुछ पूछना है? हाँ सॉरी, क्या तो है ये, ठीक है, अब सही, ठीक है। फिंकलस्टीन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? आयोडीन प्रेजेंस होगा, जैसे भी याद करना चाहो कर लेना, कंफ्यूज मत होना। फिंकलस्टीन लिखो और जो आई है ना उस पर सर्कल कर लो ताकि तुम्हें याद रहे कि उसमें आयोडीन यूज होता है, ठीक है। ये सारी ट्रिक्स एग्जामिनेशन टाइम में काम आती हैं। नेक्स्ट है स्वार्ट्स रिएक्शन। नेक्स्ट क्या है? स्वार्ट्स रिएक्शन। कैसे याद रहेगी स्वार्ट्स रिएक्शन? कैसे याद रखा है स्वार्ट्स रिएक्शन को? मैंने तो यार ब्रोमीन से ही याद रखा है,
मतलब मुझे इन दोनों में ही कन्फ्यूजन था किसमें आयोडीन यूज़ होता है और किसमें ब्रोमीन यूज़ होता है, सो आई यूज्ड दिस। ठीक है, फिंकरस्टीन और स्वार्ट्स कैसी रिएक्शंस हैं दोनों? हैलोजन एक्सचेंज टाइप ऑफ रिएक्शंस। हाँ वो कैटलिस्ट है। ठीक है, तुम्हें जब भी रिएक्शन दी होगी तो तुम्हें, देखो सब्जेक्टिव पेपर होता है क्या तुम्हारा, ऑब्जेक्टिव होता है ना, तो तुम्हें रिएक्शन लिखने को नहीं आएगी, तुम्हें सिर्फ पता होना चाहिए कि रिएजेंट से कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। ठीक है, थ्योरी तुम्हें पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पता है कुछ, क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन्स? इरेज कर देंगे, कुछ जो कुछ भी नोट करना था नोट कर लिया। कौन कौन से होते हैं? 2 टाइप। गुड। कैसे कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन कहेंगे? वेरी गुड। जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो। क्या है? राइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल। इसको मत दो, जो नहीं है उनको दो मोटिवेशन, उनको ज़्यादा ज़रूरत है मोटिवेशन की। हाइड्रोकार्बन्स को अगर हम कंपेयर करें एल्काइल हैलाइड्स से, किसी भी एल्काइल हैलाइड का फॉर्मूला लिख लो। ठीक है, और इसके साथ में एक कंपेयर कर रहे हैं ऐसे ही हाइड्रोकार्बन से। अगर यहाँ पर ये क्लोरीन ना होता तो एक हाइड्रोजन होता, या इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ही ये क्लोरीन लगा हुआ है। ठीक है, तो एज कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन्स एल्काइल हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है या ज़्यादा होता है? हाँ, क्यों ऐसा होता है? जो भी होता है वो क्यों होता है? ये एक पॉइंट बना के लिख लेना, रुक जाओ पहले ये पता चल जाए कि किधर साइन लगेगा। एल्काइल हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा या हाइड्रोकार्बन का ज़्यादा होगा? एल्काइल हैलाइड का। किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? एल्काइल हैलाइड का ज़्यादा होगा कि हाइड्रोकार्बन का ज़्यादा होगा? अरे तुम्हारी आंखों के सामने ये हाइड्रोकार्बन है और ये एल्काइल हैलाइड है, ये क्या है इसमें? बताओ इन दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? इसका ज़्यादा होगा कि इसका ज़्यादा होगा तुम्हारे हिसाब से? एल्काइल हैलाइड का क्यों ज़्यादा होगा? क्यों होगा? क्यों होगा? ये यहाँ पे क्या बन रहा होगा? ठीक है, तो हमेशा एल्काइल हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होता है। ये एक पॉइंट बना के लिख लो। ठीक, ये स्ट्रेंथ का ऑर्डर, हाँ वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ ही। अब तुम इलेक्ट्रो पॉजिटिव तक पहुंचो तो उसमें तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन में भी बनाया है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स जो होते हैं जैसे मैग्नीशियम है, सोडियम है, वहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ ही बनेगी। रीज़न लिख लेना यहाँ पे, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, क्योंकि अभी जब नेक्स्ट बताएंगे तो अभी यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो हो जाएगा। क्या होगा? कार्बन क्या करेगा? नहीं, बराबर ही थे दोनों में, दोनों मैंने सेम 3-3 कार्बन का ही लिया था, 3 कार्बन का हाइड्रोकार्बन, 3 कार्बन का एल्काइल हैलाइड। ठीक है, ये पॉइंट लिख लिया हो तो आगे की बात करना, और लिख जरूर लेना इसे। FClBr। नेक्स्ट पॉइंट ये लिख लो, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जब हैलोजन चेंज हो रहे हो। ये ऑर्डर मैंने तुम्हें दे दिया, अब तुम बताओ ऐसा क्यों होगा?
इसका कुछ रीजन तुम्हें समझ आ रहा हो? इसे छोड़ो, इस पर ही रहो अभी। क्यों होगा ऐसा? होता है बॉइलिंग पॉइंट, ऐसा कुछ। ये है ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। क्यों है ऐसा? क्यों नहीं एल्काइल फ्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, जबकि अभी अभी तुमने बॉइलिंग पॉइंट को हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेट किया है ना? तो अगर तुम यहाँ पे देखो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा किस में होगी? फ्लोरीन में। लेकिन उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम क्यों है? ज़्यादा स्टेबल तो बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए कि ज़्यादा होना चाहिए? Down the group, when we move down the group in periodic table, क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट? ठीक है, इस ऑर्डर को याद कर लेना, इसे याद ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट है पैरा, मेटा, ऑर्थो। यहां पर बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा? पैरा डेरिवेटिव, ऑर्थो डेरिवेटिव और मेटा डेरिवेटिव। उधर इधर सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? सी, ए, बी या सी? तो गलत हो जाएगा तो कौन सा हम फांसी पे लटका देंगे? ए, बी या सी? ए, क्योंकि पैरा सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर था। जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी देर से टूटेगा ना, तो उतना टेम्परेचर हमें ज्यादा देते जाना पड़ेगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। जब अभी हमने स्टेबिलिटी की बात की थी, अगर तुम 4 पन्ने पीछे पलटोगे तो स्टेबिलिटी हमने क्या देखी थी? सबसे ज्यादा स्टेबल पैरा होता है। अब नेक्स्ट किसका आएगा? ठीक है, समझ में आया? नोट करना चाहो तो नोट कर लो। सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ा है क्या थोड़ा बहुत? सोल्यूशन चैप्टर अगर पढ़ा होगा तो सॉल्युबिलिटी के बारे में कुछ बहुत पढ़ा होगा। वाटर में सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, स्पैरिंगली सॉल्युबल, पढ़ा है? एल्काइल हैलाइड को अगर हम वाटर में डालें तो क्या होगा? सॉल्युबलाइज होगा, मतलब सॉल्युबल होगा, इनसॉल्युबल होगा या स्लाइटली सॉल्युबल होगा? क्या होगा? हाँ हाँ बोलो। सॉल्युबल होगा। एल्काइल हैलाइड्स आर स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। पूरी तरह नहीं डिजॉल्व होते हैं, बट डिजॉल्व होते हैं, ठीक है। तो चाहो तो इस एक लाइन को लिख लो। कभी कभी कैसे क्वेश्चंस आते हैं, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। 4-5 स्टेटमेंट लिखे होते हैं, फिर हमें उनमें से ढूंढना होता है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो एक स्टेटमेंट लिख लो, एल्काइल हैलाइड्स आर स्लाइटली वाटर सॉल्युबल इन नेचर। जितना पढ़ा अभी तक, सिंथेसिस पढ़ी और प्रॉपर्टीज पढ़ी, 2 पोर्शन कर लिए। उसमें कुछ कंफ्यूजन है? किसी को कुछ पूछना है?
कुछ भी नहीं पूछना है, ये बुकलेट देना हमें। तुम सबके पास है ना बुकलेट्स या नहीं है? है पर लाए नहीं हो, तो तुम तीनों के पास अभी एक ही बुकलेट है, ठीक है। चलो चैप्टर खोलो, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स। जितना पढ़ा है सिर्फ उसकी बात करेंगे अभी हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन तो क्या चैप्टर डिस्कस करें? विच हैलाइड इज सेकेंडरी? आइसोप्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल, नॉर्मल प्रोपाइल या नॉर्मल ब्यूटाइल? हाँ ए बी लग रहा है। आइसोप्रोपाइल का स्ट्रक्चर बनाओ, आइसोब्यूटाइल का स्ट्रक्चर बनाओ, सब लोग बनाओ। आइसोप्रोपाइल कौन सा बन रहा है, प्राइमरी या सेकेंडरी? और आइसोब्यूटाइल प्राइमरी सेकेंडरी? कैसे बनाया है आइसोप्रोपाइल का स्ट्रक्चर बताओ मैं। यहाँ पे क्या लिखे हैं? CH2। Cl कहाँ लगा दे? छोड़ो ये आइसोप्रोपाइल है कि नहीं है, ये स्ट्रक्चर सही है अपने आप में? तुम बताओ इस स्ट्रक्चर में क्या गलती है? इस स्ट्रक्चर में बॉन्डिंग के बेसिस पे क्या गलती है? ये है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। प्राइमरी है कि सेकेंडरी है? कैसे पता चला? क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच है वो खुद 2 कार्बन से अटैच है। फिर तुम्हें क्या लग रहा है कि आइसोब्यूटाइल भी होगा? आइसोब्यूटाइल का स्ट्रक्चर बताओ जरा। सिर्फ आइसोप्रोपाइल सही आंसर है इसका, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। एक, दो, तीन। दो, तीन, चार। हाँ ये 4 कार्बन है ना उसमें। एक, क्या हो गया? ये क्या है?
एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन। बेंजीन आएगा। हाँ हाँ, ये जो आइसोप्रोपाइल आइसोब्यूटाइल लिखा है ना, ये चेन स्ट्रक्चर को पूरा बोलते हैं। आइसोप्रोपाइल मतलब तीन कार्बन का स्ट्रक्चर है। प्रो आइसो मतलब मिड ब्रांचिंग पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है जो भी। सिमिलरली आइसो मतलब यहाँ भी आइसोब्यूटाइल मतलब चार कार्बन की पूरी चेन है। ठीक है, अरे बालक, आइसोब्यूटाइल का मतलब टोटल कार्बन आर 4। ठीक है, आइसो इज नॉट आईयूपीएसी, आईयूपीएसी अलग है। आइसो नियो एन, एक होता है एन एल्केन, एक होता है नियो एल्केन, एक होता है आइसो एल्केन। एन एल्केन मतलब नॉर्मल चेन। ठीक है, आइसो एल्केन मतलब चेन एक ब्रांच के साथ, नियो एल्केन मतलब चेन दो ब्रांच के साथ। ठीक है, तो आइसोब्यूटाइल और जो तुम प्रोपेन बोल रहे हो दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। आइसोब्यूटाइल मतलब चार कार्बन होंगे जिसमें एक कहीं पर चेन भी होगा, वो तभी पॉसिबल है जब तीन कार्बन लगे हो और उसकी एक ब्रांचिंग कर दी जाए। तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन और चार कार्बन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 3। बेटा फोन क्लास के बाहर चला लिया करो, ठीक है। एक ही बुक होने का तो ये चक्कर है। स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, आंखों से नहीं होगा, कॉपी पे स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। आइसोप्रोपाइल आयोडाइड, प्रोपाइल मतलब कितने कार्बन की चेन होगी, आइसो मतलब ब्रांचिंग होगी और ब्रांच पे क्या लगा होगा, आयोडीन। ठीक है, सेकेंडरी ब्यूटाइल आयोडाइड, ब्यूटाइल मतलब चार कार्बन की चेन, साथ में लगा होगा आयोडीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी हैलाइड, तुम्हें दिखना चाहिए अब तक तो। टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड और नियोहेक्साइल क्लोराइड। सेकेंडरी बोला है तो ब्रांच क्यों होगी इसमें, तुम्हारे हिसाब से आयोडीन कहाँ लगना चाहिए। ठीक है, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड अब तुम्हारे हिसाब से कहाँ लगना चाहिए, कहाँ जाएगा, वेरी गुड। लास्ट नियोहेक्साइल क्लोराइड, नियो का मतलब क्या बताया था अभी, दो ब्रांच होंगी, कार्बन की दो ब्रांच होंगी तभी तो नियो बोलेंगे ना उसे। अब एक काम करो, नियोहेक्साइल बनाने के लिए एक कार्बन की पहले दो ब्रांच ही बना दो, तीन सॉल्व हो गए। अब हेक्साइल के लिए कितने कार्बन और चाहिए, चार हुए, पांच, छह कार्बन पूरे हो गए, नियोहेक्साइल बन गया। साथ में क्या लगाना है, कैसा है ये, प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शरी, प्राइमरी। तो नियोहेक्साइल क्लोराइड कैसा स्ट्रक्चर हो गया, प्राइमरी। फोर्थ क्वेश्चन करो, रिएक्शन बिटवीन 2 मिथाइल प्रोपीन विद HBr। 2 मिथाइल प्रोपीन कैसे बनेगा,
ठीक है, स्ट्रक्चर बनाने के बाद उसका नॉमेनक्लेचर भी चाहिए। यहाँ पे IUPAC भी पूछा गया है तुमसे। बताओ जल्दी से, प्रोडक्ट बना? ऑप्शन बी। विनीत तुम्हारा? डी, ऑप्शन डी। क्या होगा करेक्ट आंसर? क्या सर्च कर रहे हो? देखो ये एल्कीन दी हुई थी, ठीक है, किसकी रिएक्शन करानी थी? HBr की। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि एल्कीन का पाई बॉन्ड हम ब्रेक करेंगे, तो हम एल्कीन का पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे और ये HBr के बीच का बॉन्ड जो है ये भी हम ब्रेक कर देंगे, ठीक है। अब पॉसिबिलिटी क्या थी कि Br यहाँ पे भी अटैच हो सकता है और यहाँ पर भी अटैच हो सकता है। कहाँ अटैच होगा Br? तुमने जो Br अटैच किया है इस कार्बन पे अटैच किया है, क्यों इस कार्बन पे क्यों अटैच किया? हाँ, या फिर जो कार्बोकैटायन बनेगा वो यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, इंडक्टिव इफेक्ट दे रहा है, इसलिए तुम्हारा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 करो। क्वेश्चन 6, कौन सी रिएक्शन है? C3H8 प्लस Cl2, क्या प्रोडक्ट मिला है? प्लस क्या है? कौन सी रिएक्शन है? सब्स्टिट्यूशन। ये वाला जो हाइड्रोजन है ये सब्स्टिट्यूट हो गया है 8वां हाइड्रोजन, किससे? इनकमिंग क्लोरीन से, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, बेंजीन reacts with chloride to form benzene hexachloride in presence of? सनलाइट की प्रेजेंस में। हाइड कर देना तुम लोग नेक्स्ट पेज। इसके अलावा कौन सा क्वेश्चन है जो हम कर सकते हैं? चलो इतने ही थे, बीच में अगर कुछ जहाँ पर सॉल्युबिलिटी लिखी है ना, सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्काइल हैलाइड्स आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, वहाँ पर एक चीज़ और लिख लो, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, मतलब जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। तो एक स्टेटमेंट लिख लो, solubility is inversely related with कार्बन चेन, ठीक है। इसके अलावा केमिकल रिएक्शंस शुरू कर दें, ज़्यादा तो नहीं लग रहा है कि एक दिन में ज़्यादा रिएक्शंस हो गई हैं, तो केमिकल रिएक्शंस शुरू कर दें, बताओ। जब टाइप्स ऑफ रिएक्शन बताई थी तो एक बताया था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन,
और एक बताया था एलिमिनेशन रिएक्शन। उससे पहले क्या बताया था, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल की जो रिएक्शन थी वो हमने सिंथेसिस में देखी है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम प्रॉपर्टीज में देखेंगे न्यूक्लियोफाइल से रिलेटेड रिएक्शन। तो हमारी रिएक्शन कौन सी होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम आ गए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरेन्स पे। प्रिपरेशन कर ली हमने और फिजिकल प्रॉपर्टीज कर ली, अब करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या हुआ, कहाँ गए सब, क्या करना है? क्या हुआ भाई? ठीक है, प्रिपरेशन हो गई और फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। अब करेंगे केमिकल रिएक्शंस, जिसमें से भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितने टाइप की होती है? SN1 और SN2। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जितनी भी होती हैं उनमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? ठीक है, ये होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑर्डर। एल्काइल आयोडाइड सबसे ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप ऑफ रिएक्शंस, एंड एल्काइल फ्लोराइड बी द वीकेस्ट। ठीक है, तो ये ऑर्डर नोट कर लो। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का न्यूक्लियोफाइल्स कौन से होते हैं इसके बारे में बात की थी हमने, जिन पे या तो नेगेटिव चार्ज हो या उनके पास लोन पेयर होना चाहिए। ठीक है, तो जो स्टैंडर्ड न्यूक्लियोफाइल हम लेकर चलेंगे अभी वो कौन सा होगा, हमारा हाइड्रोक्साइड। ठीक है, एक बल्की ग्रुप और एक नेगेटिवली चार्ज्ड ग्रुप, दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल। ये स्ट्रक्चर किसका बना हुआ है, जो अभी बना हुआ है तुम्हारे सामने? क्या लिखा है ये? CH3Cl। वो CHCl3 होता है। ये जो मीथेन है CH4, इसका एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट कर दिया, एल्काइल क्लोराइड बना दिया CH3Cl, कुछ भी नहीं है ये एक्स्ट्रा। ये या ये, जो भी तुम्हें स्ट्रक्चर बेटर समझ में आए, मेरे ख्याल से वो तुम्हें ज़्यादा समझ में आएगा, तो तुम वही वो ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। किसका अटैक होगा? अटैक ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल। इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल कौन सा है हमारे लिए? हाइड्रोक्साइड। ठीक है, याद रखना जहां भी कहीं SN2 टाइप ऑफ रिएक्शंस होती हैं, पहले हम SN2 लेकर चल रहे हैं, जहां भी कहीं SN2 टाइप ऑफ रिएक्शंस होती हैं वहां पर होता है बैक साइड अटैक। ठीक है, जिसकी वजह से फिनोमेना क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है,
अभी ये दोनों चीज़ें हम समझाएंगे। ये हाइड्रोक्साइड है और ये स्ट्रक्चर है। हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, पीछे से इस पे अटैक करेगा, बैक साइड अटैक करके इससे जुड़ जाएगा, ठीक है। अगर एक न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है, सब्स्टिट्यूट हो रहा है, तो मतलब रिएक्टेंट में से कोई न्यूक्लियोफाइल निकलेगा, उसकी जगह दूसरा न्यूक्लियोफाइल लगेगा, ठीक है। क्योंकि हम केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्काइल हैलाइड पढ़ रहे हैं, इसका मतलब रिएक्शन कौन शो कर रहा होगा, एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड का कौन सा पार्ट रिएक्शन शो करेगा, हैलोजन पार्ट, ठीक है। तो यहां से कौन रिमूव होगा, हैलोजन, इन द फॉर्म ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म क्या होती है क्लोरीन की, क्लोराइड, Cl-, ठीक। अब ये OH क्या होगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। Cl की जगह पे क्या आ जाएगा, ये OH आ जाएगा। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है, जैसी कॉन्फ़िगरेशन पहले थी अब उसकी पलट गई, मतलब इन्वर्टेड हो गई, उल्टा हो गई, ठीक है। तो SN2 की दो फीचर होते हैं, पहला इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन और दूसरा जिस समय यहाँ पे अटैक हो रहा है उसी समय एट द सेम टाइम क्लोरीन निकल रहा है, तो कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनेगा। इंटरमीडिएट मतलब कोई भी कैटायन नहीं बनेगा, कोई भी एनायन नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा। एट टाइम एक बॉन्ड टूट रहा है और दूसरा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पर नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। इसके अलावा और कौन सी बात, SN2 में ये 2 क्या रिप्रेजेंट करता है, इंटरमीडिएट SN1 में बनता है। क्या बोल रहे थे हम, SN2 में 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 मतलब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। काइनेटिक्स पढ़ी है, तो ये कुछ बातें थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ SN2 टाइप के बारे में। जो जो भी तुम्हें नोटवर्दी लग रही हैं वो लिख लो। जितना लिखना है उतना लिख लो, उसके बाद वो ऊपर वाली बात समझाते हैं। नोट कर लिया, हो गया। SN2 रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर एल्काइल हैलाइड्स, जैसे यहाँ पे अभी हमने ये एल्काइल हैलाइड ड्रॉ किया ना, CH3Cl, एक पॉसिबिलिटी क्या थी कि यहाँ H की जगह एक और CH3 लगा होता, सेकेंडरी ग्रुप बन जाता। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या थी, एक और CH3 लगा होता, टर्शरी बन जाता, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, कोई भी एल्काइल हैलाइड इस्तेमाल हो सकता है ना यहाँ पर, तो उसका ऑर्डर क्या होगा और क्यों होगा, वो तो मैंने लिख दिया, क्यों होगा, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी लिख लो,
order of reactivity for SN2 type of reactions. क्यों होगा ऐसा? वेरी गुड, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस. मेरे से क्यों नहीं होता? नेक्स्ट कौन से टाइप की रिएक्शन देखेंगे? SN1 टाइप की. वहां पर 2 का मतलब क्या था? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. तो यहां पर 1 का मतलब क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. किसी को कुछ आइडिया है SN1 के बारे में? अगर हमने ये बोला था अभी कि SN2 में कोई भी इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होगा, तो इसका मतलब SN1 में इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा. ठीक है, दोनों एक दूसरे से काफी डिफरेंट है. तो SN1 के केस में इंटरमीडिएट इज फॉर्म, और वो इंटरमीडिएट कौन सा होता है? कार्बोकेटायन. ठीक है, कैसी रिएक्शंस होती हैं? फर्स्ट ऑर्डर टाइप ऑफ रिएक्शंस होती हैं. कैसे होगा SN1 रिएक्शन?
ऐसा मत करो कि हम फोन वहाँ रखवाना शुरू कर दें अब। क्या लिखवा रहे थे? आर मोर स्टेबल एंड प्रेफर्ड एज प्रोडक्ट। लास्ट रिएक्शन कर लो आज की, उसके बाद नेक्स्ट टर्न पे हम लोग हेलो एरेंस की रिएक्शन नेक्स्ट टर्न पे करेंगे, ठीक है। हेलो एरेंस और कुछ बचे हुए जो कंपाउंड्स हैं जैसे क्लोरोफॉर्म, फ्रेऑन्स, डीडीटी, ठीक है। डीडीटी जो फसलों में पड़ती है वही वाली डीडीटी, वो भी हेलोजन डेरिवेटिव है। क्या कहा? हाँ बैन लगा हुआ है, सही बता रही है। फसल में पड़ता है, खाद होती है डीडीटी। क्यों लगा हुआ है बैन? क्यों लगा हुआ है बैन? पोल्यूशन कॉज करता है इन्वायरमेंट में और टॉक्सिक होता है बहुत। सही बता रहा है वो, वेरी गुड। चलो लास्ट रिएक्शन लिख लो, हेलो एरेंज, हेलो एल्केन्स की। तुम्हारा बेटा नेक्स्ट क्लास से फोन ही आएगा। रिएक्शन विद मेटल्स। और ये तुम बता दो, अभी भी सारे रील्स देखते हैं क्या या सिर्फ तुम ही देखते हो? रिएक्शन विद मेटल्स, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन मेटल से होगी, किसकी प्रेजेंस में? ड्राई ईथर। मेटल कौन सा? मैग्नीशियम। क्या बन जाएगा? RMgX, जिसे हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। लिख लो। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत ही काम का रिएजेंट है केमिस्ट्री में। नेक्स्ट रिएक्शन लिख लो, वुड्स रिएक्शन। क्या होती है वुड्स रिएक्शन? आती है किसी को? ईथर बन जाएगा। क्या तुमने क्या कहा? तो वुड्स में है ही क्या, इतनी सी तो रिएक्शन है, खत्म हो गई वुड्स रिएक्शन। वुड्स फिटिग और वुड्स फिटिग। चलो कर लो ये लास्ट, बस ये नोट कर लो। तुम पढ़ते सब हो और तुम्हारे सब कॉन्सेप्ट्स हो जाते हैं मिक्स। थोड़ा ठहर के पढ़ा करो आराम से, ठीक है। ये जो 3 रिएक्शंस होती है ना, वुड्स, वुड्स फिटिग और फिटिग, कैसे लर्न करना है इनको? वुड्स में दोनों एल्केन होते हैं, RR, ठीक है। वुड्स फिटिग में एक एल्केन और एक एरेन होता है, और फिटिग में दोनों एरेन होते हैं। बस समझ गए? हो गया कंफ्यूजन समाप्त? इसको भी नोट कर लो। तो आज हम लोगों ने सिंथेसिस देखी, हेलो एल्केन्स, हेलो एरेन्स की, फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी थोड़ी बहुत, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स देखा। अब जितना तुमने अभी तक पढ़ा है उसमें तुम्हें कुछ भी पूछना है तो पूछ लो। तुम पूछ लो वरना फिर हम पूछ लेते हैं। बहुत लंबा पॉज मत लो भाई। किसी को कुछ भी नहीं पूछना है?
जितना अभी तक पढ़ा। सबसे पहले क्या देखा था? फ्री रेडिकल रिएक्शन, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन, फिर कौन सी थी सैंडमेयर के बाद? गेटरमैन कोच, ठीक है। और देखो अपनी बुकलेट में कुछ क्वेश्चंस हैं क्या फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज या रिएक्शंस के? एक काम करो, बुक बंद करो, कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिखो। CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HI, क्या प्रोडक्ट बनेगा इसमें? किसी और का कोई और जवाब? वाली रिएक्शन करो, सेकंड वाली। बाकी लोग तो फर्स्ट बता दो मेरे को, फर्स्ट में यही है या कुछ और है आंसर? ये लो पेन। पहले वाले का क्या आंसर होगा? जिसने बताया है वही है या कुछ और है? वही है, ठीक है। इसका बताओ क्या आंसर होगा? कौन सी टाइप की रिएक्शन है ये? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसमें भी दो देखी थी, SN2 देखी थी, और कौन सी होगी यहाँ पे? SN2 होगी कि SN1 होगी? प्रोडक्ट तो अल्कोहल ही बनेगा ऑब्वियसली, क्लोरीन हट जाएगा, उसकी जगह OH लग जाएगा। कौन सी होगी? गुड। क्यों होगी SN1? क्यों होगी SN1? एक ही बार में हो रही है। SN2 क्यों होगी? बेटा ये तो दोनों में होगा, SN2 में भी यही होगा, SN1 में भी यही होगा। SN का मतलब ही हुआ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। SN2 क्यों होगी? क्योंकि 1 डिग्री अल्कोहल है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, इसलिए क्या होगी यहाँ पे? SN2 टाइप ऑफ रिएक्शन होगी। जितना आज पढ़ाया है उसको प्लीज़ थोड़ा समय निकाल के नेटवर्क ऑफ करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट टर्न पे हैलो एरेंज की केमिकल प्रॉपर्टीज़ करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो इस बुकलेट में जितने क्वेश्चंस हैं कम से कम वो सारे करके आना। अपार्ट फ्रॉम दैट सर एक शीट शेयर करेंगे तुम लोगों को, उसके भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके आना, ठीक है।
क्वेश्चंस ही आगे के 2 टर्म में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सिर्फ क्वेश्चंस ही डिस्कस करेंगे हम लोग। किसी को कुछ पूछना है? हो गया? चलो थैंक यू। शीट आ गई है? ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हो सकता है रिपीटेड भी हो, देख लेना अकॉर्डिंगली। जिनमें भी कंफ्यूजन होगा वो सारे डिस्कस करेंगे हम लोग। चलो थैंक यू।